हाय, जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा नाम आप सब लोगों का प्यारा, मेरा नाम आशीष धाकर। आपका अनंत क्लासेस में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल अनंत क्लासेस के नाम से है, जिसको आप ज्वाइन करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किस नाम से? अनंत क्लासेस के नाम से, ANANT। इस मीनिंग को ध्यान मत भूलिए, ANANT, अनंत क्लासेस, जिस पर मेरा एक सुंदर सा आपको फ़ोटो दिखेगा। और इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यह सीरीज़ हमारी, एक्चुअली मैं बता दूं, यह हमारी क्वेश्चन की सीरीज़ है। जो सीरीज़ हमारी लगभग कम से कम 5000 क्वेश्चनों की चलने वाली है। 5000 प्लस ही होने वाले हैं। इसमें 5000 से एक भी क्वेश्चन कम नहीं होगा। 5000 से प्रत्येक क्वेश्चन ज़्यादा ही होने वाला है। तो इस वाली सीरीज़ को अगर आप अटेंड करेंगे तो मैं मानता हूं कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, बहुत ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला है और बहुत ही आपके लिए सब कुछ होने वाला है जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ एग्ज़ाम निकालना, और क्या चाहते हैं? अब क्वेश्चनों से तो एग्ज़ाम ही निकल सकता है और कुछ तो नहीं निकल सकता ना। इसलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आइए ध्यान देते हैं अपने 35-40 लगभग प्रत्येक सीरीज़ में मेरे क्वेश्चन रहेंगे। जो पर डे सीरीज़ रहेगी, ये भी आपको मैं याद दिला दूं कि ये सीरीज़ पर डे रहेगी। इसके ऊपर कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ अपना समझ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे माफ़ कर दें अगर कोई गलती हो जाए तो, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं जो मुझसे गलती ना हो। गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती सबसे हो सकती है, गलती भगवान से भी हुई है। तो काफ़ी लोगों से इन चीज़ों को आप ध्यान में ना दीजिए कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना ऐसा वैसा। और हाँ, मानता हूँ इन सीरीज़ में लगभग बच्चों को कुछ क्वेश्चन आ भी रहे होंगे और मैं मानता हूँ कई एक बच्चों को पूरे के पूरे क्वेश्चन भी आ जाएं। ये चीज़ें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें बहुत आम बात हैं कि सब लोग कई एक बच्चों को यह क्वेश्चन पूरे आ रहे होंगे। लेकिन हमारे जो अभी 12th पास हुए जो बच्चे हैं, जो अभी MP बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है, उन बच्चों को ये क्वेश्चन शायद ना आए। तो उन लोगों के लिए ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन पूरे आ रहे हैं वो इस बात की कामना करें कि सर हमारे क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। और जिनको नहीं आते हैं वो इस बात को सोच करके इसे पढ़ें कि हमें कुछ आज नया सीखने के लिए मिल रहा है। और जिनको आ रहे हैं वो ये सोच के पढ़ें कि हमारे क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। आप 4-5 क्वेश्चन देखें, उसके बाद में वीडियो बंद नहीं करें। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखें, उसमें जानें कि सर क्या कुछ नया बता रहे हैं। क्या कभी कभी ऐसा होता है ना कि उस क्वेश्चन से रिलेटिव कुछ नई चीज़ बता दें जो कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो चलिए आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए श्री गणेश करते हैं हम अपने क्वेश्चनों का। हाँ, ये सीरीज़ बहुत फास्ट होने वाली है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये मेरा पीछे वाइट बोर्ड है, इस पर मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा और बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त पुख्ता लेवल से आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। क्या पूछा गया है? समय का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्या कभी कभी बच्चे इस चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं? नहीं है। क्या पढ़ लेते हैं निम्नलिखित में से समय का मात्रक है, तो वो जल्दी में इनमें से कोई नहीं, या चंद्रमा या कुछ भी, मतलब जो बच्चे के दिमाग में सूझता है वो सब कुछ राइट कर देते हैं। तो आइए चलो फास्ट चलते हैं। तो निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यह समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष यह समय का मात्रक है। चंद्रमा यह समय का मात्रक है। इनमें से कोई नहीं, यह इसका आंसर नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर या वातावरण में ध्वनि?
किसे नापने के लिए किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताइए। ठीक है, खून में हीमोग्लोबिन या तो ब्लड जांच में पता लगता है, या आप सब लोगों को पता होगा किसमें, ब्लड जांच में। बी का मतलब यहाँ ब्लड जांच है, क्योंकि सब चीज़ लिखवाना यहाँ पे इम्पॉसिबल है, शायद टेक्निकल इशू है, इसके कारण ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। आप शॉर्टकट में समझिए, और वैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सब लोगों के कान खुले होने चाहिए। पेशाब में शक्कर, ये शुगर जांच में पता लगता है। जब आप किसी का शुगर टेस्ट कराते हैं, जब इस चीज़ का पता लगता है कि पेशाब में शक्कर है यानी शुगर है कि नहीं है। वातावरण में ध्वनि, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या होता है वातावरण में ध्वनि? यह इसका एकदम करेक्ट आंसर है, वातावरण में ध्वनि। डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। कितने डेसिबल ध्वनि है, अभी इस चीज़ को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोलता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। देखिए, यह क्वेश्चन अगर आपको कहीं किसी सीरीज में देखने के लिए न मिले तो मैं मानता हूँ कि नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन मेरी सीरीज में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो नए आने वाले मॉडिफाई क्वेश्चन हैं, यानी कि जो नए एग्जाम में आ सकते हैं, पैटर्न बन रहा है नया, उस लेवल के मैंने ये क्वेश्चनों को रखा है। अगर किसी को क्वेश्चन ना आए तो यह वीडियो बंद करके ना जाए कृपया करके, क्योंकि क्वेश्चनों को समझे और इन सब चीज़ों को, आंसरों को देखे। इन क्वेश्चनों को आप अपने जहन में उतार लीजिए। यह क्वेश्चन 5000 की सीरीज़ की क्वेश्चन है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए रखी गई है। चलिए आइए जानते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या होता है? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या है इसका? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न कि डाइन अपॉन सेकेंड मीटर होगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा इसका सही आंसर। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी दो बार हो गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, गलती हो जाती है कभी कभार। आपका ही एक छोटा सा परिवार का हिस्सा हूँ, जिससे गलती हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की या धारा की? बताइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष से क्या नापा जाता है? यानी कि लाइट ईयर। लाइट ईयर से दूरी नापते हैं हम। किसको नापते हैं? दूरी को नापते हैं, समय को नापते हैं, प्रकाश को नापते हैं, धारा को नापते हैं। तो इससे हम दूरी को नापा जाता है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ए आंसर। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रेखित गति का, बल का या कोणीय गति का? बताइए किसका होता है? आप लोगों के ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग 16-17 एसएससी 16-17 का है, टायर फर्स्ट का। प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रेखित ऊर्जा का, बल का या कोणीय गति का? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होता है सी, यानी कि बल। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बल इसका इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए, जल्दी करने के चक्कर में सिर्फ इतना ही फ़ायदा है कि आप जल्दी करना सीख जाएंगे। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना, यानी कि आप एक तैराक है जो जल में तैरता है, कैसे ऐसे तैरता है ना, तो किस नियम के कारण संभव है, यानी कौन सा नियम लग रहा है? आपने अगर न्यूटन के तीनों नियम पढ़े हैं तो आप इसको अच्छी तरह बखूबी, क्वेश्चन को अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है ना पहले, फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि आपको पता है क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है। क्या हो रहा है इसमें? क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है। क्रिया और प्रतिक्रिया कौन से में? तीसरे में। कौन से में? तीसरे में। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। रॉकेट न्यूटन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्वितीय या पहला है द्वितीय टाइपिंग होते वक्त कुछ मिस्टेक हो गई है। द्वितीय नियम, तृतीय नियम या प्रथम नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? रॉकेट न्यूटन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए, यह आंसर, इसका सही आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि तृतीय नियम पर, क्रिया और प्रतिक्रिया। माना कि मैं आपको बताऊं, ऐसे ये रॉकेट होता है, ये रॉकेट जो होता है ना, इसमें नीचे से ये धुआं निकलता है ना,
तो ये क्रिया कर रहा होता है किस पर, पृथ्वी पर। यानी कि ये रॉकेट है, इस पर पृथ्वी पर एक क्रिया करेगा ना, तो इसमें प्रतिक्रिया, इसके द्वारा प्रतिक्रिया छोड़ी जाती है, जो कि क्रिया और प्रतिक्रिया यानी कौन से में, तीसरे नियम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आते हैं तो जी का मान, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आते हैं तो जी का मान बढ़ता है, जी का मान घटता है, या जी का मान वही रहता है, या जी का मान 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। यह डिग्री है, इसको ध्यान रखें, यह डिग्री है। क्या है, यह डिग्री है, यह डिग्री है, ठीक है, ध्यान रखना डिग्री है। 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है, यानी कि जी का मान भूमध्य रेखा से। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन को ध्यान रखने का सबसे आसान तरीका सिर्फ यही हो सकता है कि आप मेरी बातों पर ध्यान दें, गौर फरमाएं, और क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान होगा। माना कि ये पृथ्वी है, क्या यह पृथ्वी है, पृथ्वी पर यह क्या है, भूमध्य रेखा है, क्या है, यह भूमध्य रेखा है, और यह क्या है, ध्रुव हैं, ये दोनों पोल हैं, दोनों के दोनों पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर इसमें क्या पूछा गया, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, यानी कि भूमध्य रेखा से कोई व्यक्ति ध्रुवों की तरफ जा रहा है, ध्रुवों की तरफ जा रहा है, तो जी का मान क्या होगा, जी के मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होता है ए आंसर इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि बढ़ता है। बढ़ता कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखने का सिर्फ एक ही अच्छा तरीका है, यह पृथ्वी है, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है, यह भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि बढ़ रहा है, यह ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कोई इंसान ऊपर की तरफ बढ़ रहा है यानी कि जी का मान भी उसके साथ में बढ़ेगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो जी का मान भी उसके साथ में घटेगा, बराबर बराबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, समान आवेश में होता है, समान आवेश तो आप पहचानते हो, आवेश किसे कहते हैं। देखिए दो चार्जेस, या तो पॉजिटिव ले लो, या फिर आप उनको निगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो, दो समान आवेश में होता है, आकर्षण होता है, या आसंजन होता है, या विकर्षण होता है, या ससंजन होता है। क्या होता है बताइए, समान आवेश में होता है आकर्षण, आसंजन, विसर्जन या ससंजन, क्या होता है इनमें, बताइए। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए। समान आवेश यानी कि समान आवेश दो हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, यानी कि दो समान आवेश हैं, ये इनको ध्यान दीजिए, या पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं, ये ऐसे नहीं जाएंगे बल्कि ऐसे दूर हटते हुए जाएंगे, तो इसमें क्या होता है, विकर्षण होता है, इसमें विकर्षण होता है। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, विकर्षण होता है, यानी कि एक दूसरे से पीछे की तरफ हट जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं। 10 में क्या पूछा गया है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यह एक तार है, वायर है, इसकी त्रिज्या को अगर आधी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इसकी त्रिज्या आधी करने पर, देखिए किसी भी तार की त्रिज्या आधी करने पर उसका प्रतिरोध 16 गुना कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 16 गुना। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, लेज़र बीम सदा होती हैं। देखिए लेज़र बीम सदा होती हैं, अभिसारी बीम, अपसारी बीम, या समांतर बीम, या शुरू में समांतर बाद में अपसारी। बताइए कैसी होती हैं लेज़र बीम। देखिए लेज़र बीम क्या होती हैं, सूर्य जो होता है ना, सूर्य से जो किरणें आती हैं उनको भी लेज़र बीम बोला जाता है। मानव के द्वारा उत्पन्न की हुई जो बीम है उनसे भी लेज़र बीम बनती हैं, यानी कि इनके द्वारा लेज़र बीम बनाई जाती हैं। तो यह लेज़र बीम कैसी होती हैं, आप बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर कैसी होती हैं लेज़र बीम, अपसारी बीम होती हैं। यह कैसी बीम होती हैं, अपसारी, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, बोल क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं एग्ज़ाम में आऊँगा और मुझे आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए।
निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु क्या रासायनिक यौगिक है? ऑक्सीजन क्या रासायनिक यौगिक है? अमोनिया क्या रासायनिक यौगिक है या पारा रासायनिक यौगिक है? बताइए क्या है इसमें रासायनिक यौगिक? बताइए। इसमें रासायनिक यौगिक है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक यौगिक होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक होती हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा होती है, रासायनिक यौगिक को रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर पता लगाया जाता है, रासायनिक गुणों के आधार पर इनको पता लगाया जाता है। तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 13 क्या बोलता है? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक। इसका आंसर आपने 11th 12th दोनों में पढ़ा होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृपया करके इसका आंसर आप सही दें, कोई भी गलती ना करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई नहीं? जेम्स चैडविक किसकी खोज है? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? इसने खोज की थी न्यूट्रॉन की। किसकी खोज की थी इसने? न्यूट्रॉन की खोज की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? बताइए। केवल प्रोटॉनों का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? बताइए जल्दी जल्दी। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या केवल प्रोटॉन? तो इसका सही आंसर हो जाता है डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, मैसोन के खोज करता है। मैसोन की खोज किसने की थी? देखिए इन चीज़ों को भी आपको शायद मुझे लग रहा है कई एक स्टूडेंटों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होंगी। सर ये मैसोन क्या होता है, इसके बारे में तो आप बता ही नहीं रहे हो। तो मैं बता दूं, ये सुपर फास्ट सीरीज़ है, इसमें इन सब चीज़ों को नहीं बताया जाएगा। अगर आपको इन सब चीज़ों को बेसिकली पढ़ना है तो हमारी थ्योरी क्लास आपको अटेंड करनी ही पड़ेगी। अगर आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से, डीपली तरीके से, बहुत ही अच्छी डिफ़िकल्ट तरीके से मैं आपको पढ़ा दूँगा। इन सब चीज़ों को इतनी मस्त तरीके से समझा दूंगा कि आप भी खुश हो जाओगे। तो मैसोन की खोज करता है पाउली, चैडविक, युकावा या थॉमसन? बताइए मैसोन की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी, चैडविक ने की थी या युकावा ने की थी या थॉमसन ने की थी? तो इसका सही आंसर होता है सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है इसका सही आंसर बच्चों? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? परमाणु संरचना अल्फ्रेड नोबल ने। परमाणु संरचना के बारे में आपने पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो हमारी थ्योरी क्लास में पढ़ लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यह थ्योरी क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है जितने लिए आपके लिए खाना। तो थ्योरी क्लास को आप ज़रूर अटेंड कीजिए। कुछ दिनों में 1-2 दिन में मैं थ्योरी क्लास लेकर के आने वाला हूं, जो कि 12th पास आउट बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? अल्फ्रेड नोबल ने, फेराडे ने, बोहर तथा रदरफोर्ड ने या वोल्टा ने? बताइए किसने किया था? तो परमाणु संरचना का मॉडल दिया था बोहर तथा रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? बोहर तथा रदरफोर्ड ने। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है इसका? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोहर तथा रदरफोर्ड। बोहर ने पहले दिया था, बाद में रदरफोर्ड ने पहले दिया था, बाद में बोहर ने इसे और अच्छी तरीके से समझा दिया था और अच्छी तरीके से द्रव्यमान संख्या और इन सब चीज़ों को उन्होंने बारी बारी से पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया था, बहुत अच्छी तरीके से उसको सीरीज़ में जमाया था, जो कि आज हम पढ़ पाते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन, पृथ्वी नहीं बल्कि हर एक ग्रह की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है पृथ्वी की आयु का आकलन। यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, परमाणु घड़ी या जैविक घड़ी? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग।
पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है ए, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? ऋण आयन तब बनता है जब, ऋण आयन कब बनता है? यानी कि कोई परमाणु है, क्या है हमारा परमाणु है, इस पर ऋण आयन कब बनेगा? बताइए आप, ऋण आयन कब बनेगा? अगर आपने केमिस्ट्री अच्छी तरीके से पढ़नी है ना, आप लोग बोलते हैं सर हमने तो थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, मैं तो आप क्वेश्चन कराइए, तो क्वेश्चन ही करिए। बताइए ऋण आयन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, या परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकलता है? बताइए, ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर या डी आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब परमाणु होता है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आवेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश यानी कि ऋणायन चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणायन होते हैं, यानी कि इन पर चार्ज जो होता है वो ऋण आयन होता है, इसलिए यह परमाणु ऋणायन हो जाता है। कब हो जाता है? जब इलेक्ट्रॉन आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है जलयोजन, अवकरण, ऑक्सीकरण या हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया कौन सी है? बताइए। तो हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है ऑक्सीकरण। कौन सी है? ऑक्सीकरण। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपने अम्ल और क्षार ये तो अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, शायद नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, कोई बात नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी कहीं से भी पढ़ लेना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ लेना अम्ल क्या होता है और भस्म क्या होता है, यानी कि क्षार क्या होता है। तो अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है लिटमस पत्र, कोबाल्ट पत्र, अमोनियम पत्र या इनमें से कोई नहीं। बताइए, अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है लिटमस पत्र। क्या उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21। वायु से हल्की गैस है ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन या प्रोपेन? वायु से हल्की, इसका तो आंसर दे दो बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों। वायु से हल्की गैस है, कौन सी है मेरे लाल? अमोनिया। कौन सी गैस है? अमोनिया। वायु से हल्की गैस है, कौन सी गैस है? अमोनिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, याद करिए, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। 12th में एक रिएक्शन भी थी इसके ऊपर केमिस्ट्री में, आपने अगर पढ़ी होगी तो। मानता हूँ सब बच्चे साइंस से नहीं होंगे, कुछ कॉमर्स के भी होंगे, कुछ एग्रीकल्चर के भी होंगे। इन्होंने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है। पीट, लिग्नाइट, एंथ्रोसाइट या कोई नहीं? बताइए, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। भूरा कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? लिग्नाइट को। किसको जाना जाता है? लिग्नाइट को। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, किसको जाना जाता है? लिग्नाइट को। आइए क्वेश्चन नंबर 23। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्व यानी कि तत्व जो पीरियोडिक टेबल में आज आप देख रहे हो, आजकल आप इन सब चीज़ों को, तत्वों को आप देख रहे हो, इनको सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया था? लूथर मेहर ने, या न्यूलैंड ने, या मेंडलीफ ने, या डॉवेनियर ने? बताइए किसने किया था? तो इसको सबसे पहले डिफाइन किया था डॉवेनियर ने। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या हुआ इसका? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, डॉवेनियर। याद करिए, डॉवेनियर का त्रिक सबसे पहले आया था, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, वही।
तो डोवेनियर का त्रिक सबसे पहले आया था, जिसने तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत किया था। उसके बाद में कई एक साइंटिस्ट आए, कई एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने इस सीरीज़ को इस आवर्त सारणी को बहुत अच्छा मॉडल दिया, और सबसे बाद में दिया था, जो कि अभी आप पढ़ चुके हो, न्यूलैंड और बोहर ने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए, जीवाश्म ईंधन नहीं है, नाम से क्लियर हो रहा है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो जीवाश्म से बना हुआ हो, यानी कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर जो कचरा भरा रहता है ना, जो कचरा भरा रहता है हमारा, जो कचरा भरा रहता है, इस कचरे को ही कहते हैं जीवाश्म। यानी कि जीवाश्म से बना हुआ जो ईंधन होता है उसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या पूछा है इसमें? नहीं है, याद रखना है। इसमें क्या पूछा? नहीं है। कोयला, पेट्रोल, नाइट्रोजन, जल गैस, बताइए क्या है इसका सही आंसर? कोयला पृथ्वी से निकलता है, पेट्रोल पृथ्वी से निकलती है, नाइट्रोजन यह गैस है जो कि वातावरण में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर यही होता है। क्या होता है? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। जीवाश्म ईंधन नहीं है, नाइट्रोजन। आइए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कैलोरीमीटर बनाया जाता है। कैलोरीमीटर किस धातु का बना होता है? सीधी सी बात तो यह है कि कैलोरीमीटर किस धातु का बना होता है? लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम या तांबा? किस धातु का बना होता है? यह तांबे का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? तांबे का बना होता है। देखो, कैलोरीमीटर क्या होता है? किसी भी वस्तु की लेटेंट हीट या किसी भी वस्तु की हीट को जानने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। माना कि कोई वस्तु है या कोई वस्तु है, इसका अगर लेटेंट हीट यानी इसकी हीट पता लगानी है तो कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से, एक मिनट, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? आपने ये एक बल्ब देखा होगा। आइए मैं इसे समझा देता हूँ। माना कि यह बल्ब होता है। देखिए, ये बल्ब तो नहीं है, बल्कि बता देता हूँ मैं कि यह बल्ब होता है, और बल्ब में एक स्प्रिंग लगी रहती है। ये एक स्प्रिंग लगी रहती है। चलो छोड़ो यार, ऐसे नहीं समझ में आएगा। बल्ब में एक स्प्रिंग लगी रहती है, वह स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है? वह स्प्रिंग बनी होती है टंगस्टन की। किसकी बनी होती है? टंगस्टन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन नंबर 27, वनस्पति शास्त्र का जनक है। वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? बताइए। देखिए, ये सुपर फास्ट सीरीज चल रही है। अब ये सोच करके मत छोड़िए इस क्लास को कि सर आप फास्ट करा रहे हैं। इससे आपकी हैबिट और आपकी पढ़ने की क्षमता और क्वेश्चन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, इस चीज़ से ही आपकी क्वेश्चन करने की क्षमता ही स्ट्रांग होगी। क्या फ़ायदा अगर आपने सब कुछ रट के रख लिया लेकिन आपकी स्पीड ख़राब है, तो कोई मतलब नहीं निकलता। आप एग्ज़ाम से निकलोगे लेकिन क्या कह के निकलोगे बाहर? पता है बच्चों से आकर के क्या कहोगे? अरे यार, टाइम कम पड़ गया मेरे लिए, तो बस अगर टाइम और होता ना तो मैं पूरा कर देता। लेकिन और बच्चे जो कि मेरी क्लास ले रहे हैं, उनकी स्पीड अच्छी हो गई, और आपने क्लास नहीं ली इसलिए आपकी स्पीड अच्छी नहीं हुई। इसलिए क्लास को फास्ट, क्वेश्चन सीरीज़ को फास्ट ही करें। थ्योरी पढ़ाऊंगा, आप देखना, बहुत बेसिक तरीके से, बहुत ही कम, धीरे धीरे आराम से पढ़ाई जाएगी आपको। थ्योरी क्लास आप अटेंड करें। वनस्पति शास्त्र का जनक है लाइनस, थियोफ्रास्टस, ट्रेवेनियस या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होता है थियोफ्रास्टस। सब लोगों को पता होगा, थियोफ्रास्टस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? वर्गीकरण यानी कि बायोलॉजी में वर्गीकरण हुआ है, वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है?
तो कई एक वर्गीकरण हुए हैं। ये अगर आपको देखना है तो बायोलॉजी में एक वर्गीकरण हुआ है, उसे मैं आपको पढ़ा दूंगा। वर्गीकरण एक पूरा चैप्टर ही एक पूरी वीडियो बना दूंगा वर्गीकरण के ऊपर, जिसमें आपको जीनस, फैमिली, स्पेसीज, ऑर्डर, इन सब चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से बता दूंगा। तो वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? चलो अभी तो क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। वर्गीकरण की आधार जीनस, फैमिली, स्पेसीज या ऑर्डर। क्या है वर्गीकरण की इकाई? तो वर्गीकरण की इकाई होती है स्पेसीज। वर्गीकरण की आधार इकाई यानी कि स्पेसीज। स्पेसीज सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए इसको आधार इकाई कहा जाता है। क्या होती है? स्पेसीज। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, स्वपोषी होते हैं तितली, शैवाल, मशरूम या टिड्डा। स्वपोषी कौन होते हैं? यानी कि स्वपोषी बोलें तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें कहते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी कौन कौन है? तितली है, शैवाल है, मशरूम है या टिड्डा है? कौन है बताइए? स्वपोषी कौन है बताइए आप? तितली है, शैवाल है, मशरूम है या टिड्डा है? तो यह स्वपोषी होता है शैवाल। क्या होता है? शैवाल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान देते हैं। किसके कारण दूध खट्टा हो जाता है? किसके कारण दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या नेमेटोड। दूध का खट्टा होना यानी कि दूध का लैक्टोस बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। कौन सा? लैक्टोस बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है बच्चों? लैक्टोस बैक्टीरिया होता है। मेरे फ्रेंड्स, कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोस बैक्टीरिया होता है, जो कि दूध को खट्टा कर देता है। आपने मक्खन खाया होगा ना, वो खट्टा खट्टा होता है। खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसमें लैक्टोस बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण दूध खट्टा होता है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। 31 क्या आंसर क्या कहता? 31 क्या कहता है? मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है? मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है या बैक्टीरिया है? तो मशरूम कवक होता है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। आप लोगों ने खाई होगी, वाइट कलर का आता है ना, वाइट कलर का आता है, ऐसे ही एक होता है और ऊपर उसमें ऐसा गुच्छा सा लगा हुआ रहता है। वह उसमें काफ़ी प्रोटीन रहती है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना। हाँ, गांव में काफ़ी लगे रहती हैं और उनकी खेती भी की जाती है, बहुत हेल्पफुल रहती हैं, सही शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है मशरूम। और यही एक कवक होता है जिसकी सब्जी बनाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल, सूर्यमुखी, रेपलेसिया या ग्लोरी लिली? देखिए, इन ऑप्शंस में आंसर पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। तो बताइए, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कमल है, सूर्यमुखी या रेपलेसिया, ग्लोरी लिली है? तो इसका सही आंसर होता है ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। कमल इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? अफीम। आ गया आपका फेवरेट। अफीम, चर्स, गांजा, दारू, वही ड्रिंक, बियर, हाँ वही। तो इसमें सिर्फ अफीम के बारे में पूछा है, ज़्यादा बातों में मत बहको। अफीम के बारे में पूछा गया है। अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, या बिना पके फलों के लेटेक्स से, या पके फल के लेटेक्स से? तो बताइए, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? सूखी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, जड़ों से प्राप्त किया जाता है, बिना पके फलों से प्राप्त किया जाता है, बिना पके फलों के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, या पके फलों के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बिना पके हुए फलों के लेटेक्स से। क्या आंसर होगा इसका? बिना पके हुए फलों के लेटेक्स से, यानी कि सी आंसर बोलता है बिना पके हुए फलों के लेटेक्स से। अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बांस है। सिर्फ क्वेश्चन देखिए, बांस है। बांस क्या है? वृक्ष है, घास है, झाड़ है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है बांस? बांस को आप क्या कहोगे? बम्बू, वो तो आपने सुना ही होगा। गांव वाले लोग तो जानते होंगे बांस क्या होता है, शायद शहर के लोग भी जानते होंगे। मैं ये नहीं कहता कि शहर के लोगों को कुछ आता नहीं है, सब कुछ आता है।
होता है। तो बांस क्या है? वृक्ष है, घास है, झाड़ है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बांस घास है। क्या है? बांस घास है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 34। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद था। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर, जिसने जीन्स यानी आनुवंशिकी के बारे में काफ़ी प्रयोग किए हैं, बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो मेंडलीव का एक अपवाद है, वह क्या है? अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो बताइए। प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, कोई नहीं, या सहलग्नता? बताइए। तो इसका सही आंसर होता है डी। आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? किसी श्रृंखला के प्रथम उपभोक्ता होते हैं। किसी श्रृंखला के प्रथम उपभोक्ता होते हैं। उत्पाद शाकाहारी, मांसाहारी, या अपघटन? कोई श्रृंखला है, यानी कि आपने श्रृंखला अगर यह श्रृंखला के बारे में बताया गया है, इसको मैं आपको बोर्ड पर बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा, जो कि थ्योरी क्लास चलेगी। यहाँ पर यार क्या है, मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को इस पर लिख नहीं पाऊँगा। इस पर अगर मैं लिखूँगा ना तो इन सब चीज़ों को मैं बना नहीं पाऊँगा। बताने के लिए तो बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ भी बहुत अच्छी तरीके से जाओगे। मैं उस अंदाज में बता दूँगा आपको, मैं उस अंदाज में पढ़ा दूँगा कि आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ क्लास में आने में टाइम लगेगा आपको। अगर क्लास में आ जाओ ना तो समझ तो तुरंत ही जाओगे। किसी श्रृंखला के प्रथम उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, या अपघटक? तो इसका सही आंसर होता है डी। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कौन से शहर में हुआ था? शिकागो में, एडिलेड में, लंदन में, या रियो डी जेनेरियो में? बताइए। तो शिकागो शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, यानी कि डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कोई ये मत समझिए कि सर वैसी फालतू की सीरीज चल रही है। कोई फालतू की सीरीज नहीं चल रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल की पुलिस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना, अगर मेरी सीरीज से क्वेश्चन नहीं आए ना, मैं क्लास पढ़ाना भूल जाऊँगा। इस बात का मैं आपसे दावा करता हूँ। जीन्स बने होते हैं डीएनए, आरएनए, डीएनए तथा आरएनए प्रोटीन के। बताइए जीन्स किसके बने होते हैं? जीन होते हैं ना, जीन्स। वो जीन्स वो वाला जीन्स नहीं है दोस्तों, पहनने वाला जो आप फटा हुआ पहने रहते हो, वो वाला जीन्स नहीं है। ये जीन्स है जो सेल के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, इसके अंदर डीएनए, आरएनए होता है, इसे जीन्स कहते हैं। तो जीन्स बने होते हैं डीएनए के, आरएनए के, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के। बताइए। तो इसका आंसर सही आंसर होगा ये। आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डीएनए के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। कीटों से संबंध जीव की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंध जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? देखिए, सब अपनी अपनी, सबकी अलग अलग अपनी अपनी शाखाएं होती हैं। तो कीटों की भी एक शाखा है, मछलियों की एक शाखा है, फूलों की अपनी एक शाखा है, फलों की एक अपनी शाखा है, मानव की एक अपनी शाखा है। तो सबकी अपनी अपनी एक शाखाएं होती हैं। तो ऐसी कीटों से संबंध शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मेमोलॉजी, या उपयुक्त सभी? बताइए। कीटों से संबंधित शाखा क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मेमोलॉजी, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होता है ए आंसर। क्या होता है इसका सही आंसर? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इसका सही आंसर होगा। तो यह क्वेश्चनों की सीरीज़ ख़त्म होती है अभी। 38 क्वेश्चन आज के लिए, और क्वेश्चन कल होंगे हमारे। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये सीरीज़। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अनंत क्लासेस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छा चैनल है। इस पर आप सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च कीजिए अनंत क्लासेस, जिस पर मेरा एक सुंदर सा फ़ोटो दिखेगा आपको। एक कोने पर सुंदर सा फ़ोटो लिखा होगा, नीचे नाम लिखा होगा आशीष सर। और उस चैनल को अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। देखिए, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी उम्मीदें बढ़ाता है, हमारे काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, जिससे हमें लगता है कि चलो हम जो पढ़ा रहे हैं वो कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं और कुछ अच्छा हो रहा है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में याद रखिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। गुड बाय, जब तक टेक केयर, लव यू, बाय बाय।